हम शुरुआत करेंगे धन्वंतरि स्तवन से। शंखं चक्रं जलौकां दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यान् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलम्। हम ये श्लोक देख रहे थे जिसमें जो जो रोग होते हैं उनकी परीक्षा किस प्रकार से करनी है, ये इस अध्याय में लिखा है। और वो 3 प्रकार से करनी है: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा उपदेश। इन तीनों से ये परीक्षा करनी है, ये हमने देखा। उसमें भी आगे जाके पूरे डिटेल में ये परीक्षा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम सोच रहे थे। तो उसमें एक लिखा है कि उपद्रव की परीक्षा होनी चाहिए, मतलब एवं उपद्रवम एवं उदरकम, इस प्रकार से वर्णन आया है। तो इसलिए हम थोड़ा उपद्रव के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चरक चिकित्सा अध्याय विसर्पाध्याय देखेंगे। चिकित्सा स्थान में विसर्पाध्याय देखेंगे। उसमें 40 नंबर का श्लोक है। उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तर कालोचो रोगाश्रयो रोग एव स्थूलो अणुर्वा रोगात् पश्चात जायत इति उपद्रव संज्ञा। तो रोग के उत्तर काल में निर्माण होने वाला, रोग का ही आश्रय करने वाला, मतलब जो रोग पहले से उत्पन्न है उसका ही आश्रय करने वाला रोग ही होता है। लक्षण नहीं, रोग एव, इसलिए रोग एव ऐसे लिखा गया है। रोग एव, रोग ही होता है। वो कैसे होता है? एक तो स्थूल बड़ा होता है, या फिर अणु मतलब सूक्ष्म होता है, कम कम होता है, छोटा होता है। रोगात पश्चात जायत, रोग के बाद निर्माण होता है। रोगात पश्चात जायत इति उपद्रव संज्ञा। तत्र प्रधानो व्याधि ही, मतलब जो प्रधान व्याधि होते हैं, व्याधे है गुणभूत उपद्रव, व्याधि के गुणभूत, व्याधि के गुणों के समान ऐसा, या फिर गुणीभूत ऐसे लिखा है। गुण और गुणी, गुण ये प्रधान व्याधि को लगते हैं, व्याधि के गुण, और गुणीभूत, गुणीभूत मतलब अप्रधान, अप्रधान ऐसा जो होता है उसे उपद्रव कहा जाता है। तस्य प्रायः प्रधान प्रशमे प्रशमो भवति, प्रधान व्याधि प्रशम होने के बाद इसका प्रशम हो जाता है, इसलिए इसे उपद्रव कहा जाता है। इसे डायरेक्ट व्याधि नहीं कहा जाता, क्योंकि व्याधि का प्रशम होने के बाद ये व्याधि प्रशम हो जाता है। इसका मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि पहला व्याधि चालू है और उसमें ही इस व्याधि की उत्पत्ति हो गई है, लेकिन ये व्याधि संकर नहीं है। दो व्याधियां अलग अलग नहीं है, ये पहले ही व्याधि का उपद्रव है जो पहले व्याधि के समान है, और पहले व्याधि के जो दोष दुष्य समुच्चय है उससे ही उत्पन्न हुआ है। इसे हम उपद्रव कह सकते हैं। जो पहला व्याधि प्रधान व्याधि है उसका प्रशम होने के बाद इसका भी प्रशम होने वाला है। स तु पीड़ाकर तरो भवति, ये पीड़ा करने वाला होता है। पश्चात उत्पद्यमानो व्याधि परिक्लिष्ट शरीरत्वात्, ये पीड़ाकर होता ही है क्योंकि पश्चात उत्पद्यमान होता है। ये पहला व्याधि है, उसमें और एक व्याधि निर्माण हो गया। तो पहले ही व्याधि में व्यथा होती है, वेदना होती है,
और उसमें और एक व्याधि उत्पन्न होना, ये व्याधि परिक्लिष्ट शरीर होने के कारण वो ज्यादा पीड़ाकर होता है। पीड़ाकर तरो भवती, इसलिए पीड़ाकर तरतमता मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे बताई है कि व्याधि अगर पीड़ाकर है तो ये पीड़ाकर तर है। तम नहीं बताया लेकिन तर तो बताया है। कंपैरेटिव डिग्री डिग्री बताई है कि पहले व्याधि से ये व्याधि और पीड़ाकर होता है क्योंकि ये उसके साथ उत्पन्न हुआ है। वो पहला व्याधि अभी तक प्रशम नहीं हुआ है, उसमें ही इस व्याधि की उत्पत्ति हो गई है। और पहले व्याधि से ही सबसे पहले शरीर परिक्लिष्ट है। व्याधि परिक्लिष्ट शरीर अथवा पहले व्याधि से परिक्लिष्ट शरीर है, उसमें ही इस व्याधि की उत्पत्ति हुई है। तस्मात् उपद्रवम त्वरमाणो अभिबाधेत, इसलिए उपद्रव की चिकित्सा जल्दी से करनी चाहिए। त्वरमाणो अभिबाधेत। विसर्पाणाम बहु उपद्रवतया अनुषंगात इह उपद्रव स्वरूपम व्याकरोति। विसर्प विसर्प में विसर्प, अभी हम जो रोग देख रहे हैं वो विसर्प रोग है। तो विसर्प में बहु उपद्रव होने के कारण उस अनुषंग से यहाँ पे उपद्रव का स्वरूप बताया गया है। उपद्रव स्वरूपम व्याकरोति। तु शब्द मूल व्याधि व्यवच्छेद, यहाँ पे उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तर कालो जो ये बताया उसमें तु शब्द मूल व्याधि व्यवच्छेद, मूल व्याधि नहीं है ये थोड़ा अलग व्याधि है। अथवा तु शब्द प्रकाशने, अथवा तु शब्द जो होता है वो प्रकाशन के लिए बताया गया है। उपद्रव का प्रकाशन करने के लिए, उपद्रव ये कुछ अलग है ये दिखाने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो शब्द होते हैं ये बीच बीच में हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि वा शब्द है, ही शब्द है, प्रायः शब्द है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने के लिए भी कभी कभी यूज होते हैं। कभी कभी सिर्फ श्लोक पूरा होने के लिए जो मतलब अगर कुछ छंद है श्लोक में तो वो छंद भरने के लिए उस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार ये तू शब्द यहाँ पे मूल व्याधि व्यवच्छेद है, मूल व्याधि का व्यवच्छेद, मूल व्याधि उपद्रव से अलग है ये बताने के लिए, या फिर उपद्रव मूल व्याधि से अलग है ये बताने के लिए, अथवा प्रकाशने, प्रकाशन के लिए उसका उपयोग किया गया है। रोगोत्तर कालज इति रोग मध्य कालजः, एतेन रोग सह उत्पन्नस्य लिंगस्य व्यवच्छेदः। रोग के उत्तर काल, इसका मतलब है रोग के बीच में ही ये उत्पन्न हुआ है, रोग चालू है उसमें ही उत्पन्न हुआ है। एतेन रोग सह उत्पन्नस्य लिंगस्य व्यवच्छेदः। तो इसके कारण, और ये क्या है, रोग है, इसलिए रोग में उत्पन्न जो लक्षण है उससे इसका व्यवच्छेद हो जाता है। व्यवच्छेद होना मतलब डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम देख रहे हैं कि पहले तो बताया कि ये मूल व्याधि से व्यवच्छेद है, तो मूल व्याधि से इसका डिफरेंशिएशन बताया बताया गया है। फिर दूसरा बताया कि जो व्याधि में लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं उससे उसका व्यवच्छेद हो जाता है, मतलब व्याधि में जो लक्षण है उससे ये डिफरेंट है। और क्यों क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वो लक्षण है और ये व्याधि स्वरूप है। वो अम, ये नहीं है, वो लक्षण स्वरूप नहीं है, व्याधि स्वरूप ही है, इसलिए उन लक्षणों से ये व्यवच्छेद है। यानी च लिंगानि अपि कदाचित रोगोत्तर कालजानि भवन्ति, तानि रोगेण सह प्रायः उत्पद्यमानतया न रोगोत्तर कालजानि एव, तेन न तेषाम उपद्रवत्वम्। तो जो लक्षण व्याधि में, जो लक्षण यानी च लिंगानि अपि कदाचित रोगोत्तर कालजानि भवन्ति, कुछ लक्षण जो होते हैं वो रोग के उत्तर काल में निर्माण हो जाते हैं। उत्तर कालजानि भवन्ति तानि रोगेण सह प्रायः उत्पद्यमानतया
न रोगोत्तर कालजानी एव, वह जो लक्षण है वो रोग के साथ ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें रोगोत्तर कालज ऐसे नहीं माना जाता। न तेषाम उपद्रवत्वम, इसलिए उनको उपद्रव नहीं कहा जाता। उपद्रव ये एक रोग है, वो लक्षण नहीं है, इसलिए रोग में जो उत्तर कालज लक्षण निर्माण होते हैं वह उपद्रव नहीं होते हैं। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। ये उदाहरण ऐसा है कि जो व्रण होता है उसमें जो बाद में जो व्रण के ऊपर जो त्वचा निर्माण हो जाते हैं, जिसको हम खपली कहते हैं, जिसको हम मराठी में खपली ऐसे कहते हैं। तो ये लक्षण जो है व्रण का, ये रोग, ये उपद्रव नहीं है, ये व्याधि का ही लक्षण है। व्रण में जो व्रण के ऊपर जो त्वचा उत्पन्न हो जाती है ब्लैक कलर की, उसे मराठी में खपली कहते हैं। ये व्रण का ही एक अवस्था है, व्रण की ही एक अवस्था है। तो ये उपद्रव स्वरूप रोग नहीं है, इसलिए ये अलग है, और उपद्रव ये अलग है। यानी च लिंगानि कदाचित् रोगोत्तरकालजानि भवन्ति, तानि रोगेण सह प्रायः उत्पद्यमानतया न रोगोत्तरकालजानि एव, तेन न तेषाम् उपद्रवत्वम्। रोगाश्रय इति रोग आरंभक दोष प्रकोपजन्यतया रोगेण समम तुल्य कारणः। ये पहले रोग का आश्रय ही होता है, ये जो उपद्रव है ये पहले रोग का ही आश्रय है। तो इसलिए कहा गया है रोग आरंभक दोष प्रकोपजन्यतया रोगेण समम तुल्य कारणः। रोग के समान तुल्य कारण, रोग के समान हेतु इसमें होते हैं, इसलिए उसे रोगाश्रय कहा जाता है। एक मिनट। हाँ। एतेन गलगंडे जाते स्वहेतु उत्पन्नानां ज्वरादीनां रोगोत्तर कालजानाम् अपि उपद्रवत्वं निषेधयति। इसलिए गलगंड में उत्पन्न, गलगंड जो रोग होता है उसमें गलगंड के स्वहेतु से, स्वहेतु उत्पन्ना नाम ज्वरादि नाम रोगोत्तर कालजानम, ये रोग के उत्तर काल में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन्हें उपद्रव नहीं कहा जाता है। एक मिनट। हाँ। हाँ, उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तर काल, जो रोगाश्रयो रोग एवं स्थूलो अणुर्वा। तो रोगाश्रय का मतलब ऐसे दिया है, रोग आरंभक दोष प्रकोपजन्यतया रोगेण समम तुल्य कारण एतेन गलगंडे जाते स्वहेतु उत्पन्नानाम ज्वरादीनाम, इसमें स्वहेतु से उत्पन्न ज्वर इत्यादि है। इसमें रोग आरंभक दोष प्रकोपजन्य हेतु नहीं है, मतलब जो पहला रोग है उससे जो उसके जो हेतु है वो हेतु इसमें नहीं है, ये हेतु अलग है। स्व हेतु उत्पन्नानां ज्वरादीनां रोग उत्तर कालजानां उपद्रवत्वं निषेधयति। रोग उत्तर काल में उत्पन्न जो ज्वरादि है, ये ये उपद्रव स्वरूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ज्वरादि स्व हेतु से उत्पन्न हुए हैं, गलगंड के हेतु से नहीं उत्पन्न हुए। गलगंड में अगर वहां पे जो गलगंड हुआ है उस गलगंड में अगर पहले तो शोथ तो होता ही है, लेकिन उस शोथ में अगर कुछ अ, दूसरा शोथ के साथ साथ अगर दूसरा कुछ रोग उत्पन्न हुआ तो, और वो इसी गलगंड के समान हेतु से उत्पन्न हो रहा है,
तो वो उपद्रव स्वरूप होता है। लेकिन अगर दूसरे किसी हेतु से ज्वर उत्पन्न हुआ है तो ये रोग उत्तर कालज व्याधि नहीं है, वो उपद्रव स्वरूप नहीं है। मतलब ये फिर से व्याधि संकर हम कह सकते हैं। गलगंड भी हुआ है और ज्वर भी उत्पन्न हुआ है, या फिर ज्वर के जैसा दूसरे व्याधि भी उत्पन्न हुए, ये व्याधि संकर है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें ये उपद्रव हम नहीं ले सकते। रोग एव इति अनेन मूलव्याधेः पृथक् रोगशब्देन व्यवह्रियमाणम् उपद्रवं ग्राहयति। रोग एव इति अनेन मूलव्याधेः व्याधि में ही पृथक रोग शब्देन, फिर से रोग शब्देन व्यवह्रियमाणम् उपद्रवं ग्राहयति। मतलब ये रोग स्वरूप ही है। मैंने पहले ही बताया कि ये लक्षण नहीं है, ये रोग है, तो इसे हमें रोग ऐसे ही लेना चाहिए, या फिर जो रोग होते हैं वही हमें उपद्रव स्वरूप लेने चाहिए। आगे उदाहरण भी दिए हैं उन्होंने। तेन व्याधि अवस्थाया रोग उत्तर कालजाया व्यवच्छेदम करोति। तो व्याधि के अवस्था के उत्तर कालज का व्यवच्छेद हो जाता है। ततश्च शोथस्य या व्रण रूपा अवस्था तस्याह व्युदासाह, जो मैंने अभी कहा वही, कि शोथ में जो व्रण के स्वरूप जो अवस्था उत्पन्न हो जाती है, ये इसमें नहीं आती है, ये उपद्रव नहीं है। तथा सर्वासाम अपि व्याध्यावस्थानाम अवस्था लक्षण युक्तानां व्युदासाह कृतो भवति। सभी व्याधि में जो जो अवस्थाएं आती है, सर्वासाम अपि व्याध्यावस्थानाम अवस्था लक्षण युक्तानाम, जो अवस्था से युक्त लक्षण होते हैं, वो भी उपद्रव स्वरूप हम नहीं ले सकते हैं। अवस्था व्याधे है अवश्यम भावतया मूल व्याधि स्वरूपा एव। अवस्था ये कैसी होती है? व्याधि में अवश्य होती है। मतलब शोथ उत्पन्न हुआ, शोथ में व्रण हो गया, व्रण से स्त्राव उत्पन्न हुआ, व्रण से स्त्राव पूरा बाहर आ गया, और उसमें स्त्राव बाहर आने से पहले भी व्रण में आरक्त वर्णता हो गई, और फिर बाद में व्रण से जो स्त्राव आ गया उसमें रक्तस्राव हुआ, और फिर बाद में व्रण भर गया। ये जो है ये व्याधि की खुद की अवस्था है, ये उपद्रव नहीं है, ये लक्षण स्वरूप है, और ये व्याधि की खुद की अवस्था है। इसलिए व्याधि के जो जो अवस्थाएं हैं वो व्याधि में अवश्य होती है। व्याधे अवश्यम भावितया मूल व्याधि स्वरूपा एव, मूल व्याधि में ही होती है। उपद्रवस्तु न अवश्यम भवति। उपद्रव होता ही है ऐसे नहीं है, उपद्रव कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो इसलिए उपद्रव ये अवस्था सॉरी उपद्रव ये रोग है, और वो आवश्यक नहीं है कि वो होना ही चाहिए। यद्यपि केचित् महाबल दोष आरब्धा व्याधयः उपद्रव युक्ता एव उत्पद्यन्ते, सह उत्पन्ने च उपद्रवार्था नास्ति। अगर यद्यपि केचित महाबल दोष आरब्धा, बहुत बड़े दोषों से उत्पन्न व्याधि, उपद्रव युक्ता एवं उत्पद्यन्ते, उपद्रव से ही युक्त ऐसे उत्पन्न हुआ है। सह उत्पन्ने च उपद्रवार्थो नास्ति। तथापि ये गदा उपद्रव रूपा जायन्ते, ते तत्र सह उत्पन्नापि योग्यतया उपद्रवा भण्यन्ते। तो अगर वह जो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि कुछ व्याधियों में ऐसे होता है कि इतने बलवान दोष होते हैं कि उनके जो उपद्रव है, जैसे कि राजयक्ष्मा ये व्याधि है, उसमें अनेक सारे व्याधि ये लक्षण स्वरूप ही आते हैं। जैसे उसमें शिरशूल है, उसमें ज्वर है, उसमें स्कंदशूल है, उसमें छर्दी भी होती है। तो ऐसे जो लक्षण है, ये सभी जो लक्षण है ये महाबल दोष आरब्ध
व्याधयाः उपद्रवयुक्ता एव उत्पद्यन्ते, उपद्रव से युक्त ही उत्पन्न हो जाते हैं। सह उत्पन्ने च उपद्रवार्थो नास्ति, अगर वो व्याधि के साथ ही उत्पन्न हो गए हैं तो उन्हें उपद्रव नहीं कहा जाता। तथापि ये गदा उपद्रव रूपा जायन्ते ते तत्र सह उत्पन्नापि योग्यतया उपद्रवा भण्यन्ते। फिर भी वह व्याधि उपद्रव ऐसे माने जाते हैं, वो एक्चुअली व्याधि स्वरूप ही है लेकिन उन्हें उपद्रव ऐसे माना जाता है। परमार्थतः सु सहभाविनो न उपद्रव लक्षण युक्ताः किंतु रोग संकरत्वेन तत्र जायन्ते। मतलब इसमें परमार्थ हमें क्या लेना है, जो व्याधि के साथ ही उत्पन्न हो गए हैं, जो व्याधि दूसरा व्याधि व्याधि के साथ ही उत्पन्न हो गया है, उन्हें हम उपद्रव नहीं कहेंगे, उन्हें रोग संकर ऐसे ही कहा जाता है। उन्हें उपद्रव कब कहा जाएगा, जब वह उनका दोष संचय समान होगा, जब वो मूल व्याधि के समान ही अगर दोष संचय है तो उन्हें उपद्रव हम कह सकते हैं, और वो थोड़ा सा उत्तर काल जब उत्पन्न हुआ है तो हम उन्हें उपद्रव कह सकते हैं। लेकिन अगर दोष संचय कुछ अलग ही है, अगर हेतु कुछ अलग ही है तो उन्हें हम रोग संकर ऐसे हम कह सकते हैं। जो एक व्याधि के साथ दूसरा व्याधि उत्पन्न हो चुका है उन्हें रोग संकर कहा जाता है। तो ये उपद्रव और रोग संकर में व्यवच्छेद हम बता सकते हैं, डिफरेंशिएशन बता सकते हैं कि उपद्रव जो है वो व्याधि के उत्तर काल में उत्पन्न होता है, उपद्रव जो है वो व्याधि के दोषों के समान ही दोष उसमें होते हैं, और उपद्रव जो है वो व्याधि पहला व्याधि जो मूल व्याधि है, प्रधान व्याधि है, उसका नाश होने के बाद उपद्रव भी नष्ट हो जाता है। व्याधि संकर ऐसा है वो व्याधि के साथ ही निर्माण हो जाता है। उसमें व्याधि के अगर महाबल दोष प्रधान व्याधि है तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से दोष किस व्याधि के हैं। अगर महाबल दोष आरब्ध ऐसे व्याधि है तो हमें दोनों व्याधियों के हेतु और दोनों व्याधियों के लक्षण समझ में ही नहीं आते हैं, तो उन्हें हम उपद्रव स्वरूप भी ले सकते हैं और रोग संकर स्वरूप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर व्याधि के हेतु और लक्षण अलग अलग है तो उन्हें हम रोग संकर ऐसे कह सकते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंशिएशन है। एतद उपद्रव लक्षणार्थो एव सुश्रुता, यहाँ पे सुश्रुताचार्य आचार्य ने बताई हुई व्याख्या भी दी है। तत्र उपसर्गिको नाम यहाँ पूर्वोत्पन्न व्याधि जघन्य काल जातो, जघन्य मतलब फिर से उत्तर काल जातो, या फिर पूर्वोत्पन्न व्याधि जघन्य, इसका मतलब है उसका नाश होने के काल में, जघन्य मतलब नाश होना, हनो शब्द का जघन्य ये रूप है। तो इसमें इसका अर्थ है उसका नाश होने के काल में जो व्याधि उत्पन्न हो जाता है। व्याधि उपसृजति, उपसृजति मतलब निर्माण हो जाता है। स तन्मूल एव उपद्रव संज्ञा, तो ये व्याधि कैसे होता है, तन्मूल एव, इसका मतलब है उसके ही हेतु उसके ही लक्षण स्वरूप ये उत्पन्न हो जाता है। उपद्रव प्रकारम आह स्थूलो अणुर्वा, उपद्रव के दो प्रकार दिए हैं, स्थूल और अणु। उपद्रव संज्ञा निरुक्तिम आह पश्चात जायत इति उपद्रव, उपद्रव इति बाद में उत्पन्न हो जाता है उसे उपद्रव कहा जाता है। एतेन उपद्रवती इति व्याधि उत्पाद समीपे उपेति इति उपद्रवः, व्याधि का उत्पाद मतलब नाश होने के समीप जो उत्पन्न होता है उसे उपद्रव कहा जाता है। इति निरुक्ति ही कृत्वा भवति। व्याधेः गुणभूत इति मूल व्याधि अपेक्षया अप्रधानम इति अर्थः, यहाँ पे गुणभूत इसका अर्थ होता है कि व्याधि के जो मूल गुण है उससे कम गुण में ये उत्पन्न हो जाता है और उसे
अप्रधान व्याधि ऐसे कहा जाता है। गुणभूतत्वे एव हेतु आह तस्य प्रायः प्रधान प्रशमे शमः, इसलिए प्रधान व्याधि का प्रशम होने के बाद ये इसका भी शमन हो जाता है। मूल व्याधि प्रशम अधीन प्रशमत्वात् उपद्रवस्य अप्राधान्यम इति अर्थः। मूल व्याधि का प्रशम होने से प्रशम होने से ये व्याधि भी प्रशम हो जाता है, इसलिए उसे अप्रधान कहा जाता है। प्रायः शब्देन च व्यभिचार वाचिना क्वचित उपद्रवस्य स्वतंत्रा चिकित्सा अपि उक्ता। यहाँ पे प्रायः ये एक शब्द दिया गया है। तस्य प्रायः प्रधान प्रशमे प्रशमो भवति, तो ये प्रायः शब्द हमें हमेशा याद रखना है। जहां जहां पे ये प्रायः शब्द आता है वहां वहां पे कुछ अलग विचार दिया गया है, ये हमें जानना चाहिए। तो मूल विचार ऐसा है कि व्याधि का प्रशम होने से ये व्याधि भी प्रशम हो जाता है, लेकिन प्रायः शब्द आने से हम ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी क्वचित उपद्रवस्य स्वतंत्र चिकित्सा अपि उक्ता, कभी कभी स्वतंत्र चिकित्सा भी इसे हम हमें देनी पड़ती है। तो इसलिए उपद्रवस्य स्वतंत्र चिकित्सा अपि उक्ता ऐसे लिखा गया है। उपद्रवस्य आशु चिकित्सित्वम् व्युत्पादयन् आह स तु इत्यादि व्याधि परिक्लिष्ट शरीरत्वात् इति द्विग योगे पंचमी। यहाँ पे परिशिष्ट शरीरत्वाद, यहाँ पे दिग योगे पंचमी, ये पाणिनीय व्याकरण है। यहाँ पे इसका मतलब ऐसा है, जहां जहां पे त्वाद ऐसे वर्णन आता है वहां पे पंचमी ये अर्थ हमें लेना चाहिए। व्याधि परिक्लिष्ट शरीरत्वाद ऐसे वर्णन आया है, इसलिए पंचमी ये अर्थ यहाँ पे लेना है। इसका मतलब है व्याधि परिशिष्ट शरीर होने के कारण, ऐसे हमें अर्थ लेना है। तेन व्याधि परिशिष्टस्य पश्चात उत्पद्यमानतया पीड़ाकर तरो भवति। व्याधि परिक्लिष्ट शरीर होने होने से उसके पश्चात उत्पन्न होने के कारण ये पीड़ाकर तर होता है। उपसंहरति तस्माद इत्यादि अभिबाधते इति त्वरया चिकित्सेत। अभिबाधेत तो इसका मतलब ऐसा है चिकित्सा जल्दी से हमें करनी चाहिए। सा च चिकित्सा मूल व्याधि प्रशमनेन तथा स्वतंत्र अपि भवति इति उक्तम। ये मूल व्याधि की का प्रशम होने से भी ये चिकित्सा हो सकती है या फिर स्वतंत्र चिकित्सा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये सभी ये उपद्रव का जो वर्णन है ये हमें देखना चाहिए। उपद्रव और व्याधि संकर, इसमें हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और वो होना चाहिए, तभी हम योग्य चिकित्सा दे सकते हैं। तो दो व्याधियों की चिकित्सा देनी है या एक व्याधि की ही चिकित्सा देनी है, ये हमें देखना पड़ता है। फिर से प्रेजेंट करती हूँ। अभी हमने देखा उपद्रव क्या है और व्याधि संकर क्या है। अभी हम देखेंगे निदानार्थकर व्याधि क्या है। तो निदानार्थकर व्याधि का भी वर्णन आता है। इसमें भी दो व्याधि उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए हम उपद्रव के साथ ही वो देखेंगे। तो हमें निदानार्थकर व्याधि, व्याधि संकर और उपद्रव, इनमें डिफरेंशिएशन समझ में आए। तो निदान अर्थकर ये माधव निदान में इसका वर्णन बहुत अच्छी तरीके से आया है, इसलिए मैंने माधव निदान यहाँ पे आपके सामने रखा है। तो पहला ही जो माधव निदान का पंच निदान लक्षण, ये जो अध्याय है उसमें 15वां श्लोक दिया है, निदान अर्थकर रोगो। माधव निदान ये हमें मालूम है कि ये निदान का ही ग्रंथ है, और इसलिए यहाँ पे जो वर्णन आया है ये बहुत विस्तार से ये वर्णन यहाँ पे
आ चुका है, इसलिए हम यही से ये निदानार्थकर रोगों के बारे में जानेंगे। निदानार्थकरो रोगो रोगस्य अपि उपजायते। तो निदानार्थकर कैसे होता है? रोग से ही उत्पन्न हो जाता है, रोगस्य उपजायते। तो फिर से उपद्रव और निदानार्थकर रोग सेम ही हमें लगने लगते हैं। तो वो उसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। ननु किम एतत् एव निदानम उता उतानि अद अपि अस्ति इति इत्यतः चरकवचनम् उपन्यसति निदानक अर्थकर इत्यादि। अपि शब्दो अत्र भिन्नक्रमे रोगो अपि निदानक अर्थकरो रोगस्य। रोग, ये यहाँ पे अपि जो शब्द है ये भिन्न क्रम बताने के लिए बताया गया है, मतलब ये भी है और ये भी है। जब हम कहते हैं कि ये भी उसके साथ है, ऐसे बताने के लिए अपि शब्द का, इसलिए भिन्न क्रम हमने किया, तो ये बताने के लिए अपि शब्द का प्रयोग किया है। रोगो अपि निदानार्थ करो रोगस्य। रोग, ये भी रोग का निदानार्थ कर हो सकता है। निदान अर्थ करो, निदान का अर्थ करने वाला, निदान मतलब हेतु, हेतु का अर्थ देने वाला हो सकता है। तो कोई एक रोग ये दूसरे रोग का हेतु का अर्थ है, मतलब हेतु है। अस्य अयम अर्थः निदानेन यो अर्थः क्रियते व्याध्याख्याः स रोगेण अपि इति। मतलब निदान से जो अर्थ व्याधि को मिलता है वही रोग से भी मिलता है, इसलिए उसे निदानार्थकर कहा गया है। रोगो अपि रोगकर इति वाच्ये यद निदानार्थकर इति अकरोत् तेन एव गमयति। रोगो अपि रोगान्तरपूर्वाणो निदानान्तरो उपब्रूहित बल एव करोति। तो ये क्या होता है? एक रोग दूसरा व्याधि निर्माण करता है। तो रोगो अपि रोगांतर कुर्वाणु, एक रोग रोगांतर, अंतर मतलब दूसरा, दूसरा व्याधि निर्माण करता है, इसलिए निदान अंतरो उपब्रूहित बल एव करोति। ये किस वजह से करता है? तो उस रोग के जो निदान होते हैं, मतलब उस रोग के जो हेतु होते हैं वो इतने बलवान हो जाते हैं, उपब्रूहित बल, उनका बल इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरा व्याधि निर्माण करता है। एवं रोगो रोगस्य निदानम उपजायते इति एव योजना। रोग ही रोग का निदान हो जाता है, ये इसकी योजना है। ननु किम एतदेव निदानम अन्यत अपि अस्ति इति आह निदानार्थकर इत्यादि। तो ये अलग निदान क्यों बताया गया है उसका वर्णन किया है। रोगस्य व्याधेः रोगो अपि निदानार्थकरो उपजायते निदानेन यो अर्थः क्रियते व्याध्याख्याः स रोगाणाम अपि इति अर्थः। वही अर्थ ऊपर भी दिया गया है। आगे है तद यथा ज्वर संतापाद रक्तपित्तम उदीर्यते। ज्वर के संताप के कारण रक्तपित्त की उत्पत्ति हो जाती है। रक्तपित्त, अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ज्वर उत्पन्न हो गया है, उसका प्रशम हो गया है और वो उस ज्वर के कारण रक्तपित्त हो गया है, ये निदानार्थकर व्याधि। तो इसका मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि एक व्याधि पूरा होने के बाद दूसरे व्याधि की उत्पत्ति हुई है, ये निदानार्थकर रोग है। ये भी नीचे भी दिया है। तद यथा ज्वर संतापाद रक्तपित्तम उदीर्यते रक्तपित्तात् ज्वरः ताभ्यां शोषस्य अपि उपजायते। रक्तपित्त से ज्वर से रक्तपित्त, रक्तपित्त से ज्वर अथवा शोष, इनकी उत्पत्ति होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ज्वर के बाद रक्तपित्त, रक्तपित्त के बाद फिर से ज्वर, फिर और शोष, ऐसे नहीं है। अगर कभी ज्वर उत्पन्न हो गया और उसके बाद रक्तपित्त हो गया तो ज्वर ये रक्तपित्त का निदान है, हेतु है। फिर से कभी अगर रक्तपित्त उत्पन्न हो गया और उसके बाद ज्वर उत्पन्न हो गया तो रक्तपित्त ये ज्वर का निदान है। या फिर शोष उत्पन्न हो गया तो शोष भी रक्तपित्त ये शोष का भी
निदान है। प्लीहाभिर्वृद्ध्या जठरम, प्लीहा ये रोग जब प्लीहा ये रोग जब अभिवृद्ध हो जाता है या फिर प्लीहा ये बढ़ जाती है तो जठर मतलब उदर व्याधि उत्पन्न हो जाता है। जठरा शोथ एव, यहाँ पे प्लीहा अभिवृद्ध्या कहते हैं, उसके साथ यकृत अभिवृद्ध्या ये भी हमें वाक्य शेष तंत्र युक्ति से हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे प्लीहा की अभिवृद्धि होती है और उदर उत्पन्न हो जाता है, उदर रोग उत्पन्न हो जाता है, वैसे यकृत यकृतोदर जो कहते हैं, या एक्चुअली यकृतोदर ये जो है ये एक लक्षण स्वरूप या फिर एक अवस्था स्वरूप उदर में आई है, इसलिए यहाँ पे वर्णन नहीं दिया गया है। लेकिन प्लीहा जब बढ़ती है तो उसके बाद उदर रोग निश्चित होता है, ये थोड़ा अलग बताया गया है, यकृत का वर्णन उसमें नहीं लिया गया है। तो इसे क्योंकि यकृत का वर्णन तो उदर व्याधि में ही किया गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन प्लीहा का वर्णन अलग सा दिया गया हुआ हमें दिखाई देता। प्लीहा अभिवृद्ध्या जठरम, जठर अभिवृद्ध्या शोथ, जठर अगर बढ़ जाता है या फिर जठर उत्पन्न हो जाता है, जठर जठर मतलब उदर रोग, उदर रोग होने के बाद शोथ की उत्पत्ति हो जाती है, शोथ एक। अर्शेभ्यो हो जठरम, अर्श व्याधि है और वो अगर शांत नहीं हुआ तो धीरे धीरे जठर की मतलब उदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर अर्श शांत हो जाता है और फिर बाद में उदर रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये सभी जो व्याधि अगर हमने देखे तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर पहले व्याधि के ही हेतु, पहले व्याधि के ही लक्षण स्वरूप ये दूसरे व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसलिए ज्वर संतापक रक्त पित्त ऐसे कहा है, तो ज्वर का जो संताप है उसमें शरीर पहले ही उष्ण हो चुका है और उसमें रक्त पित्त नाम का व्याधि जो है जिसमें उष्णता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, ऐसा व्याधि उत्पन्न हो चुका है, तो इसलिए उसे निदानार्थकर रोग कहा जाता है। तो पहले व्याधि के ही हेतु इसमें होते हैं, इसलिए वो निदानार्थकर होता है। अर्षेभ्यो जठरम दुखम गुल्मश्च अपि उपजायते, अर्श में उदर होता है या फिर गुल्म भी हो सकता है, अर्श में जठर मतलब उदर रोग या फिर गुल्म रोग, ये जो सभी व्याधि है ये महास्रोतस के व्याधि है। अर्श भी महास्रोतस का व्याधि है, उदर भी महास्रोतस का व्याधि है और गुल्म भी महास्रोतस का ही व्याधि है। पहले दिया हुआ भी प्लीहा ये भी महास्रोतस का व्याधि है, जठर ये भी महास्रोतस का व्याधि है, और शोथ ये यहाँ पे शोथ हमें जो बताया गया है ये थोड़ा अलग है, लेकिन उसका उसके हेतु जो है वो उदर के ही हेतु उसमें होते हैं, इसलिए उसे निदानार्थक रोग कहा गया है। दिवा स्वापादि दोषैः च प्रतिशायश्च जायते, प्रतिशायात् अथो कासः, कासात् संजायते क्षयः, क्षय रोगस्य हेतुत्वे शोषश्च अपि उपजायते। तो जो दिवास्वाप इत्यादि जो दोष होते हैं या फिर दिवास्वाप इत्यादि जो हेतु होते हैं उससे प्रतिशाय इस व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। प्रतिशाय के बाद प्रतिशय पूरा उसका प्रशम हो जाता है और फिर उसके बाद कास की उत्पत्ति हो जाती है। कास का क्षय हुआ हुआ हमें समझ में आता है और क्षय व्याधि की उत्पत्ति होती है। क्षय रोगस्य हेतुत्वे, क्षय रोग के जो हेतु है उससे शोष की उत्पत्ति हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से एक व्याधि उत्पन्न हुआ है उससे दूसरा व्याधि उत्पन्न हो जाना, ये निदानार्थकर व्याधि कहा गया है। और उपद्रव कैसा है, उपद्रव जो होते हैं वो एक रोग के उत्तर काल में होते हैं और उसी व्याधि के
उसी व्याधि को की जो चिकित्सा होती है उससे वो उसका प्रशम हो जाता है। ये कुछ अलग व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं और ये व्याधि अपने अपने चिकित्सा से ही शांत होते हैं। जैसे ज्वर के बाद अगर रक्त पित्त हो गया तो रक्त पित्त ये ज्वर के सिर्फ जो ज्वर की जो चिकित्सा है उससे शांत नहीं होगा। रक्त पित्त के लिए हमें कुछ रक्त स्तंभक देने की जरूरी पड़ेगी या फिर पित्त शामक और चिकित्सा जो शीत चिकित्सा है वो करने की जरूरी पड़ सकती है। तो इसलिए ये जो व्याधि है ये अलग है और ये व्याधि अपने अपने चिकित्सा से ही शांत होते हैं। तो इन्हें हम निदानार्थक रोग कह सकते हैं। अत्रैव दृष्टान्तम् आह तद्यथा इत्यादि ताभ्यां रक्तपित्तात् ज्वराच्च दुःखमिति दुःखयति दुःखं पीडाकरम् अयं च दुःखशब्दो लिंग विपरिमाणे विपरिणामेन सर्वेषु एव ज्वरादिषु योज्य इति वा अपि चंद्रः वाप्यचंद्रः। यहाँ पे वाप्यचंद्र नाम के जो टीकाकार है उन्होंने दुःख शब्दो लिंग विपरिणामेन सर्वेषु एव ज्वरादिषु योज्यः। दुःख ये शब्द जो है ये इसका लिंग हम बदल सकते हैं तो इसलिए हम ज्वर इत्यादि सभी व्याधियों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां जहां पे वेदना है वहां वहां पे दुःख शब्द हम उसका उपयोग कर सकते हैं। गुल्मश्च अपि उपजायत इति अर्षेभ्यो एव कासात् संजायते क्षयः इति ओजः प्रभृतीनाम् इति शेषः। तो कास से क्षय की उत्पत्ति ये ओज इत्यादि का नाश होने के कारण होती है। ये वर्णन कास में या क्षय में आया है। स च क्षयो रोगस्य हेतुत्वे उपजायत। क्षय रोग का हेतु कास है ऐसा हमें याद रखना है। कस्य रोगस्य इति आह शोषस्य इति राजयक्ष्मणः। तो शोष इसका मतलब है राजयक्ष्म। अत्र केचित् हरिश्चंद्रादिभिः व्याख्यातं पाठान्तरं पठति क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषश्च अपि उपजायते इति। अस्य अर्थः क्षयो राजयक्ष्मा ऊरगो ऊरक्षतः समाहार द्वंद्व द्वंद्वेन एकवचनम। यहाँ पे क्षय का मतलब राजयक्ष्मा और समाहार द्वंद्व कहा गया है। उरो रोग ऐसे एक्चुअली चाहिए। उरो रोग उरक्षतः। उरो रोग इसका मतलब है उरक्षत। तो क्षय इसका मतलब किसी ने राजयक्ष्मा लिया है। हरिश्चंद्रादि भी व्याख्यातम पाठांतरम पठती। हरिश्चंद्रादि जो उस काल में जिन्होंने जिन्होंने चरक है ये माधव निदान या फिर जो ये जो संहिताएं है उस पर कुछ ना कुछ टीका लिखी है। तो ये टीकाएं शायद अभी नहीं मिलती है लेकिन उन्होंने जो उसका विवरण किया है उसका वर्णन कुछ कुछ जो ये जो टीकाएं हम पढ़ते हैं उसमें आता है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्रादि भी व्याख्यातम जो बताया है तो हरिश्चंद्रादि जो चिकित्सक थे उन्होंने बताया कि क्षय इसका मतलब हम राजयक्ष्मा ले सकते हैं और उरक्षत या फिर उरो रोग मतलब उरक्षत ऐसे ले सकते हैं। तो उन्होंने शोष तस्य हेतुत्वे शोषो धातु क्षय उपजायत इति। तो उन्होंने शोष इसका मतलब है धातु क्षय ऐसे कहा है। तो राजयक्ष्मा ये पहले लिया है उन्होंने और फिर उसके बाद उस राजयक्ष्मा के कारण धातु क्षय शोष उत्पन्न होता है ऐसे उन्होंने बताया। लेकिन चरकाचार्य ने या फिर यहाँ पे माधव निदान ये चरकाचार्य से ही लिया। निदान स्थान 8वां अध्याय इसका मतलब है चरक निदान स्थान 8वां अध्याय से ही
इसका वर्णन किया है। और यहाँ पे भी कुछ वर्णन आया है, उन्होंने नहीं, पहले पहले इसमें ही वर्णन आया था कि चरक से ही ये श्लोक लिया गया है, तो इसलिए चरक निदान स्थान अध्याय 8वें से ही इस श्लोक का 8वां, ये अपस्मार निदान ये अध्याय है, लेकिन उसमें से ही इस श्लोक का वर्णन किया गया हुआ हमें दिखाई देता है। तो चरके सर्वम निदानम त्रैविध्येन संग्रहितम असात्मे इंद्रियार्थ संयोग इत्यादिना ततश्च रोगस्य अभिनिदानत्वम आचक्षणः स्वउक्तम निदान त्रैविध्य संग्रहम कथम न विरुणति। अभी यहाँ पे जो व्याधि है वो निदानार्थ कर बताए गए हैं, मतलब व्याधि से ही व्याधि की उत्पत्ति ऐसे बताया गया है। लेकिन चरकाचार्य ये भी कहते हैं कि असात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, इनसे ही व्याधि की उत्पत्ति होती है, ऐसे चरकाचार्य कहते हैं। तो ये विरुद्ध नहीं है क्या? कथम न विरुणद्धि, तो ये विरुद्ध नहीं है क्या, ऐसे किसने पूछा। अत्र एके समाधिम अभिदधति, तो किसी एक आचार्य ने इसका समाधान किया। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि पूरी चर्चा हो चुकी है इन सब व्याधियों पर, इन सब निदानार्थक और रोग क्या है, उपद्रव क्या है, इन सभी पर चर्चा हो चुकी होगी, और फिर ये सब जो व्याधि के वर्णन है वो किए गए। तो किसी एक आचार्य ने उसका समाधान किया है। त्रिविधम यद निदान उक्तम तत् सर्व व्याधि विषयम, जो त्रिविध निदान वर्णन किया है, असत्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये सर्व व्याधि विषय है, सर्व व्याधियों के विषय है। इदम तु प्रतिनियत विषयम, यहाँ पे जो वर्णन किया है ये प्रतिनियत विषय है, मतलब रक्त पित्त है तो वो ज्वर से भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब रक्त पित्त ये असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम, इनसे भी उत्पन्न हो सकता है और ज्वर से भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये प्रतिनियत विषय है, हर एक व्याधि के लिए ये विषय बताया गया है। यहाँ पे जो बताए गए व्याधि है उनके लिए ये विषय बताया गया है। यह तो न सर्व रोगा रोगा जयंते, सभी रोग रोगों से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसे यहाँ हम नहीं कह रहे हैं। किम तरीहि कश्चित एव व्याधि कुतश्चित रोगा इति चतुर्थम एव एतद निदानम रोगाख्यम, तो इसलिए ये चौथा निदान हम कह सकते हैं कि कोई व्याधि अगर किसी व्याधि के कारण उत्पन्न हो गया है तो वो उसका चौथा हेतु है, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब असात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये तीन हेतु तो है ही, उसके साथ साथ चौथा हेतु है रोग, किस कोई अलग रोग, पहला प्रधान रोग ये जो है वो भी उसका हेतु है, ऐसा हम कह सकते हैं। अन्ये तु आहुः रोगस्य रोगो अपि निदानं भवन् त्रिविध निदान व्यतिरेकेण न भवति इति एव। रोग यही रोग का निदान है, तो त्रिविध निदान व्यतिरेकेण न भवे, जो पहला रोग हुआ है वो तीनों निदानों के कारण ही हुआ है, असात में इंद्रिय तो संयोग, प्रज्ञा, पराग और परिणाम, यही तीन कारण प्रधान व्याधि के हैं। तो इसलिए वो रोग अगर तीन कारणों से हुआ है तो ये रोग भी उन्हीं तीन कारणों से हुआ है। वो रोग से हुआ है ये हम आरोप कर रहे हैं, लेकिन मूल हेतु क्या है? असात में इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा, पराग और परिणाम, यही है। यतो यावदयं ज्वरो असात्मेन्द्रियार्थ संयोगादिभिः उपगृहीत बलो न भवति न तावद रक्तपित्तम आरभते, जब तक ज्वर ये असात्म इंद्रियार्थ संयोग इत्यादि हेतुओं से उपगृहित नहीं होता है, तब तक उसके बाद होने वाला रक्तपित्त नहीं शुरू होता है। इसलिए यहाँ पे हमें यही पकड़ना चाहिए कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग ये भी उसके ही हेतु है। तस्मात् व्याधि उत्पादे त्रिविध एव हेतु साक्षात पारंपरेण एव वा इति, तो इसलिए तीनों हेतु ही परंपरा से होते हैं, यही हमें यहाँ पे जानना चाहिए। इस प्रकार से निदानार्थकर रोगों के बारे में यहाँ पे बताते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि
ते पूर्वं केवला रोगाः पश्चात हेत्वर्थ कारणाः। पहले वो सिर्फ रोग होते हैं, जैसे कि ज्वर। ज्वर ये पहले पहले खुद रोग है, फिर वो हेत्वर्थ कारण है, फिर वो हेतु हो जाता है किसका? रक्त पित्त का। तो इसलिए ननु य इमे रोगाः रोगान्तरस्य निदानत्वेन उक्ता ते किम उत्पन्न मात्रा एव रोगं जनयन्ति उत्तान उत्तानंतर कालम इति आह ते पूर्वम इत्यादि। एक्चुअली उत्तर काल ऐसे होना चाहिए, उत्तर काल में वो व्याधि होते, वो हेतु होते, ते व्याधयः व्याधयः उपगृहक हेतु हेतु अलाभात् प्राक् केवलाः स्वतंत्राः संतो रोगा एव रुजा कर्तृत्वात्। जब तक उन्हें उपगृहक हेतु नहीं मिलते हैं, तब तक वह रोग ये स्वतंत्र रोग ही होते हैं, क्योंकि वो रुजाकर होते हैं। पश्चात उपगृहक हेतु लाभात्, उपगृहक हेतु मिलने के बाद हेतोः निदानस्य यो अर्थो तत्प्रयोजनं व्याधिजननाख्यं तत्कुर्वन्ति। वह आगे होने वाले व्याधि के हेतु होते हैं, ऐसे कहा गया है, तब तक नहीं होते हैं। यथा ज्वरो रक्तपित्तम इति, जिस प्रकार ज्वर पहले ज्वर है, ज्वर पहले रोग है, जब उसको उपगृहक हेतु मिलते हैं तब रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। कश्चित अभी आगे और एक हम बता सकते हैं कि और एक यहाँ पे एक सिद्धांत दिया गया है। कश्चित रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति, कुछ रोग रोगों के हेतु होते हुए फिर शमन हो जाते हैं। न प्रशाम्यति च अपि अन्यो हेतुत्वं कुरुते अपि च, कुछ रोग क्या होते हैं, शमन नहीं होते हैं, वो हेतु करते हैं लेकिन वो प्रशमन नहीं होते हैं, वो चलते रहते हैं। एवं कृष्णतमानुणाम दृश्यन्ते व्याधि संकराः, ऐसे जो व्याधि होते हैं उन्हें कृष्णतम, अगर ये कृष्णतम दीर्घ काल तक चले रहे तो उन्हें व्याधि संकर कहा जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने निदान अर्थकर रोगों को व्याधि संकर कहा है। उपद्रव में होने वाले जो रोग है वो व्याधि संकर नहीं हो सकते, लेकिन निदान अर्थकर जो रोग है वो व्याधि संकर जरूर हो सकते हैं, अगर वो प्रशम नहीं हुए तो। तस्य एव रोगजनकस्य व्याधेः वैचित्र्यम् आह कश्चिदित्यादि। एवं उक्त प्रकारेण व्याधि संकराः व्याधि मेलकाः दृश्यन्ते। यथा प्रतिशायो न निवर्तन्ते कासश्च जायते, अर्शो न निवर्तन्ते जठर गुल्बौ स्यात्, कृष्णतमत्व च एषां बहुविध दुःखजनकत्वात् प्रायोः विरुद्ध उपक्रमाच्च। तो यहाँ पे प्रतिशय जो है वो अगर उसका निवारण नहीं हुआ और कास उत्पन्न हो गया तो ये व्याधि संकर हो जाता है, और व्याधि उत्पन्न दूसरा अलग व्याधि उत्पन्न हुआ है ऐसे हमें दिखाई देता है। उसके हेतु वही होंगे, लक्षण हेतु वही होंगे प्रतिशय, लेकिन वो बहुत बढ़े हुए हेतु है ऐसे हमें यहाँ पे दिखाई देता है। कभी कभी अर्श होता है, अर्श का प्रशम नहीं होता है, और जठर या फिर गुल्म इसकी उत्पत्ति होती है तो वो व्याधि संकर हो जाता है। बहुत बार ये जो व्याधि है ये विरुद्ध उपक्रम होते हैं, तो इसलिए ये विरुद्ध उपक्रमत्वा ऐसे कहा गया है। आजकल का व्याधि संकर अगर हमें देखना है या फिर निदानार्थकर व्याधि देखने हैं तो पहले थायराइड हो जाता है, फिर थायराइड के बाद थायराइड प्रशम अभी तक हुआ ही नहीं है, और फिर प्रमेह उत्पन्न हो जाता है, डायबिटीज, प्रमेह नहीं डायबिटीज उत्पन्न हो जाता है, वो प्रशम नहीं हुआ है, या फिर थायराइड उत्पन्न हो गया, फिर उसके बाद हाइपरटेंशन हो गया, फिर उसके बाद प्रमेह हो गया। तो ये जो है ये व्याधि संकर भी है और ये निदानार्थकर व्याधि भी है। थायराइड के बाद हाइपरटेंशन उत्पन्न हो जाना या फिर प्रमेह उत्पन्न हो जाना,
ये हम निदानार्थकर रोग भी कह सकते हैं या फिर व्याधि संकर भी कह सकते हैं। तो या फिर डेंगू उत्पन्न हो गया या चिकनगुनिया हो गया और उसके बाद संधिशूल हो गया, संधिवात हो गया, ये भी निदानार्थकर व्याधि है। तो ये हमें देखना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो संधिशूल है या फिर अर्थराइटिस है, ये बाद में चालू रहता है, ये प्रशम हो जाता है। जो चिकनगुनिया है उसका नाश हो जाता है या फिर वो उसका प्रशम हो जाता है, लेकिन संधिवात ये चलता रहता है। ये जो है ये ये निदानार्थकर व्याधि है, व्याधि संकर है। तो इस प्रकार से हमें आजकल जो व्याधि है वो देखने चाहिए और फिर उस पर चिकित्सा करनी चाहिए। और एक है पीसीओडी होता है और उसके बाद इनफर्टिलिटी आती है। तो ये भी ये एक हम निदानार्थकर व्याधि कह सकते हैं। तो या फिर पीसीओडी हो गया और फिर बाद में हिर्सुटिज्म और ये बाद में उत्पन्न हो गया जिसमें जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है उसमें चेंजेस आ गए। तो ये सभी जो है ये हम व्याधि संकर भी कह सकते हैं या फिर निदानार्थकर रोग भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से और वो अधिक हेतुओं के कारण उत्पन्न हो, उपब्रूहित हेतुओं के कारण वो हो जाते हैं। ऐसा हम वहाँ पे जो वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सभी जो है ये निदानार्थकर व्याधि है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी व्याधियों के ऊपर ध्यान देना है और उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगली बार हम वृद्धि स्थान क्षय उसके ऊपर ध्यान देंगे और फिर उसके बाद जो चौथा अध्याय है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आज यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।